Good evening, ladies and gentlemen. Please join me in giving a very warm HT Leadership Summit welcome to Delhi's Chief Minister, Arvind Kejriwal. He is with us at a time when the world, the nation, particularly the city, are in the middle of an unprecedented crisis. The coronavirus disease is a public health emergency, an economic emergency, a behavioral emergency, and a planning and implementation emergency. It's been around for so long now that we need to build our lives around it and move on while staying safe. In this backdrop, the challenges that Mr. Kejriwal faces may not be unique, but they are definitely critical. He has been very proactive through the pandemic, and as Chief Ministers must be. Some things have worked well, some have fallen short, forcing us to play catch up. Even as we speak, the city is in the middle of a third wave of infections, but we're hoping that the third wave is now starting to recede. And it's not all doom and gloom. A vaccine may not be that far away. Delivering it to the last man will be a key task. To discuss all this, his views and his vision, not just on COVID, but also on other issues facing the capital and the country, I invite Mr. Kejriwal to speak to us, to address this session before we go to a Q&A session, for which I will also invite questions from you, the audience. Arvind ji, बातें आपसे बहुत सारी करनी है, but पहले please, we'd be honored if you would please address the summit. आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान टाइम्स को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस बार फिर से मुझे HT समिट में बुलाया है और आप सब लोगों से बातचीत करने का मौका दिया है। मुझे याद है पिछली बार आपके बीच में आया था, चुनाव का माहौल था और आमने सामने बैठ के बात हो रही थी। आप लोगों के बीच में थे, आपके साथ बैठ के चाय पी थी, लेकिन इस बार बिल्कुल ही अलग माहौल के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप लोगों से बातचीत हो रही है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है और पूरी देश, पूरी दुनिया, दिल्ली इस टाइम कोरोना की महामारी से हम सब लोग जूझ रहे हैं। तो मैं समझता हूं सबसे पहले तो आप दिल्ली में उभरती हुई कोरोना की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे कि उसको हम कैसे देखते हैं। देश में 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था, जब देश में कोरोना की स्थिति थोड़ी खराब होने लगी थी। दिल्ली ने कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस का सामना किया है इस दौरान। कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे जो कि दिल्ली वालों के बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन दिल्ली के लोगों ने उसका काफी अच्छे से सामना किया। जैसे सबसे पहला फैक्टर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब कोरोना वायरस फरवरी मार्च में इसके बारे में पता चलना चालू हुआ, जिन देशों में सबसे ज्यादा उस टाइम कोरोना वायरस फैला हुआ था, जैसे इटली था उस टाइम, लंदन में भी काफी था और दूसरे शहरों में, देशों में, विदेशों में जहां कोरोना बहुत ज्यादा था, वहां के इंडियंस उन देशों को छोड़ के वापस भारत लौटना चाहते थे। वहां के इंडियंस ने भारत सरकार से संपर्क किया कि हम वापस इंडिया आना चाहते हैं, अपने देश लौटना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे कोरोना बहुत हो गया। इंडियन गवर्नमेंट ने अच्छे उस पे उनको वापस लाने के लिए इंतजाम किए, एज अ गुड जेस्चर उनको सबको वापस लाने के लिए इंतजाम किए और स्पेशल फ्लाइट्स का इंतजाम किया गया उन देशों से जहां सबसे ज्यादा उस टाइम इन्फेक्शन था। ये जितनी भी फ्लाइट्स उस टाइम आई विदेशों से, ये मोस्टली फ्लाइट्स दिल्ली में उतरी। उस वक्त आपको याद होगा जब नया नया कोरोना आया था, किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। कोई टेस्टिंग किट्स थे ही नहीं, वो अवेलेबल ही नहीं थे। टेस्टिंग किट क्या होते हैं यही सबको आइडिया नहीं था। कोई टेस्टिंग किट नहीं थे, कोई क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मुझे याद है लगभग 16 मार्च के आसपास पहली बार क्वारंटाइन की शायद कुछ गाइडलाइंस आई थी। 22 मार्च का मैंने एक ऑर्डर देखा जो दिल्ली सरकार का था, जिसमें हमने पहली बार ऑर्डर दिया कि अभी तक, यानी कि 22 मार्च तक लगभग 32,000 लोग, 32,000 पीपल
उन देशों से आ चुके हैं जहां पे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन था, और वो दिल्ली में आके जगह जगह फैल चुके हैं। उस ऑर्डर में हमने सारे डीसीज को कहा था भाई इनको आइडेंटिफाई करो अब, और आइडेंटिफाई करके इनको आइसोलेट करने की कोशिश करो। ऑब्वियसली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था उनको आइडेंटिफाई करना, बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, बहुत सारे लोग जो एड्रेसेस दिए थे वहां पे अवेलेबल नहीं थे। तो 32,000 लोग इन्फेक्टेड कंट्रीज से आके दिल्ली के अंदर तब तक फैल चुके थे। तो दिल्ली ने जीरो से शुरू नहीं किया था, पता नहीं कितने हजार लोगों से हम लोगों ने शुरू किया था। अभी जो लेटेस्ट सिनेरियो है, पिछले 10 अक्टूबर के आसपास से दिल्ली के अंदर इतना पोल्यूशन हो जाता है हर साल, जो कि हम जानते हैं कि आसपास के राज्यों में जो किसानों को अपनी स्टबल बर्निंग करनी पड़ती है, उसकी वजह से जो धुआं उठ के पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल जाता है, केवल दिल्ली में नहीं तो दिल्ली में आता है, वो एक ऐसा फैक्टर है जिसपे हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है। दिल्ली ने अपने लेवल पे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। उसकी चर्चा अगर बाद में होगी तो उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, तो दिल्ली ने अपना पोल्यूशन काफी कम कर लिया है। लेकिन ये जो बाहर से पोल्यूशन आता है, इस पोल्यूशन के बारे में इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो सभी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो थर्ड वेव अभी आई है दिल्ली के अंदर, इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं बाकी फैक्टर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन पोल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है थर्ड वेव के आने के लिए, उसकी इंटेंसिटी के लिए और नंबर ऑफ डेथ्स को भी बढ़ाने के लिए। बिकॉज अगर कोई कोरोना पेशेंट है तो पोल्यूशन उसकी सिचुएशन को एग्रेवेट कर देता है, कोरोना को बढ़ाने में भी ये मदद करता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे दिल्ली के लोगों के कंट्रोल के बाहर थे। लेकिन इसको अगर हम आज की डेट में देखें, आज 11 नवंबर को तीन वेव आई हैं दिल्ली के अंदर। सबसे पहली वेव थी जून के अंदर, 23 जून को पीक आई थी फर्स्ट वेव की, जब 3,947 केस थे, 3,947। 16 सितंबर को सेकेंड वेव आई थी व्हेन देयर वर 4,473 केसेस, एंड दिस थर्ड वेव ये तो बहुत ज्यादा है। 11 नवंबर को 8,593 केसेस थे इस थर्ड वेव में। अब इसको हमें पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। न्यूयॉर्क सिटी में 6 अप्रैल को उनकी पीक आई थी। 6 अप्रैल को न्यूयॉर्क सिटी में 6,353 केसेस थे। उस दिन 6,353 केसेस के मुकाबले उनकी 575 डेथ हुई थी। 575 पीपल डाइड। न्यूयॉर्क सिटी के जो वीडियोस आप लोगों ने नेट पे देखे होंगे जब उनकी कोरोना की पीक चल रही थी, वहां पे लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, कॉरिडोर्स के अंदर पेशेंट्स पड़े हुए थे, अस्पतालों के बाहर गली के अंदर लोग अपना इंतजार कर रहे थे वेट लिस्ट, और वो सड़क के ऊपर लेटे हुए थे बहुत सारे पेशेंट्स, लाशों के ढेर लगे हुए थे, पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था। न्यूयॉर्क शहर देश का सबसे एडवांस्ड कंट्री का शहर है, देश का सबसे डेवलप्ड कंट्री का शहर है, जहां पे हेल्थ फैसिलिटीज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो कोलैप्स कर गया था अपनी पीक में। लेकिन दिल्ली के अंदर जब अभी ये इतनी बड़ी पीक आई है कि न्यूयॉर्क के 6,000 केसेस से हम 2,000 केसेस ज्यादा हैं, हमारे 8,500 केसेस जब आए, दिल्ली कोलैप्स नहीं की, दिल्ली अभी भी सस्टेन किए हुए हैं। इसके लिए हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, ये सब लोग जिम्मेदार हैं। इन सब लोगों की मेहनत की वजह से, इन सब लोगों की प्लानिंग की वजह से, इन सब लोगों की सूझबूझ की वजह से आज हमारे पास दिल्ली में 7,500 कोरोना बेड्स इस टाइम खाली पड़े हुए हैं। लगभग 9,500 बेड भरे हुए हैं और 7,500 बेड अभी खाली पड़े हुए हैं। 450 आईसीयू के बेड्स अभी खाली पड़े हुए हैं। और अगले 1-2 दिन के अंदर, मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार काम कर रहा हूं, अगले 1-2 दिन के अंदर हम लगभग 1,000-1,500 और आईसीयू बेड्स इसमें ऐड कर लेंगे। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि दिल्ली कोलैप्स क्यों नहीं की। दिल्ली के अंदर आपके एक भी ऐसा दिल्ली में पेशेंट नहीं है कि
कॉरिडोर के अंदर पड़े हुए हैं या गलियों के अंदर पड़े हुए हैं, और 8,500 जिस दिन केसेस आए थे उस दिन लगभग 98 डेथ्स हुई थी। नहीं होनी चाहिए 98 डेथ्स, हम खुश नहीं है, लेकिन कंपेयर टू द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जो न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिला वही हमें स्वीडन में देखने को मिला, वही हमें इटली में देखने को मिला, वही हमें फ्रांस में देखने को मिला, जब उनका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया था। इसको एक हमने फोरसाइट करके एक दिल्ली के अंदर होम आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट निकाला, जो पहली बार दुनिया के अंदर पहली बार ये हुआ, जब हमने उस टाइम देखा कि बाकी देशों के अंदर ऐसे हो रहा है। आज दिल्ली में 43,000 एक्टिव केसेस हैं। ये 43,000 एक्टिव केसेस आप सोच के देखिए कि अगर इन सबको मुझे अस्पतालों में ले जाना पड़ता, मेरे पास 43,000 बेड्स नहीं है। होम आइसोलेशन की वजह से आज इन 43,000 केसेस में से 25,000 केसेस घरों के अंदर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अपने अपने माइल्ड पेशेंट्स, माइल्ड सिम्टम्स एंड एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स, वो अपने अपने घरों के अंदर है। हमने एक टेली काउंसलिंग की व्यवस्था की है कि दिल्ली सरकार के डॉक्टर्स डेली उनको एक बार या 2 बार फोन करते हैं, उनकी हालत पूछते हैं, उनके घर पे हमने ऑक्सीमीटर पहुंचा दिया है और उनकी हम लगातार कांटेक्ट में है कि अगर उनकी स्थिति जरा सी भी डिटीरियोरेट होती है तो उनका हम हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो जो होम आइसोलेशन की व्यवस्था है, इसने हमारे बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को खाली कर दिया है। इसकी वजह से ये मैनेज हो पाया। इस दौरान दिल्ली ने और नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए, जो कि काफी प्लाज्मा टेक्निक, पहली बार दिल्ली के अंदर, पूरी दुनिया में सबसे पहली बार दिल्ली में मई के महीने में प्लाज्मा टेक्निक इस्तेमाल की गई थी और लगभग 28 या 27 अगस्त के आसपास प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया था कि अब प्लाज्मा टेक्निक यूएसए के अंदर भी इस्तेमाल की जाएगी। तो प्लाज्मा टेक्निक सबसे, जो कि अब मैं ये नहीं कहूंगा लाइफ सेविंग है, लेकिन एक मॉडरेट पेशेंट को सीवियर होने में मदद करती है प्लाज्मा टेक्निक। कोरोना ऐप हम लोगों ने बनाया, जो कि एक बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। जब हमने देखा कि पेशेंट्स एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जा रहे हैं, उनको पता नहीं है, आपके घर में अगर कोई बीमार हो गया, अब आपको ये नहीं पता मैं इस अस्पताल में जाऊंगा तो मुझे बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस अस्पताल में जाऊंगा तो बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमने ऐप बना दिया जो कि रियल टाइम बेसिस पे आपको बताता है कि किस अस्पताल के अंदर। तो इस तरह के कई सारे इनोवेशंस हम लोगों ने किए। हमें इसमें केंद्र सरकार की बहुत मदद मिली। हम केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमें बहुत सारे एनजीओज की इसमें मदद मिली, बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की इसमें मदद मिली, और सबसे ज्यादा इसके लिए हमारे दिल्ली के डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ इसके लिए जिम्मेदार हैं। पिछले कुछ दिनों से ये जो थर्ड वेव आई है, 11 नवंबर को 8,593 केसेस थे। पिछले 4-5 दिन में ऐसे लग रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको कल हेडलाइन मत बना दीजिएगा, बिकॉज इट हैज टू बी कि केजरीवाल ने कहा कि थर्ड वेव खत्म हो गई है, पर ऐसे लग रहा है कुछ अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं पिछले 4-5 दिनों में। 15 नवंबर को हमारा पॉजिटिविटी रेट मतलब अगर हम 100 टेस्ट करते हैं तो उसमें कितने लोग इन्फेक्टेड मिलते हैं, इसका मतलब ये है, तो 15% था। मतलब कि 15% हम 100 टेस्ट करते थे तो 15 लोग इन्फेक्टेड मिलते थे। 17 नवंबर को ये कम होके 13% रह गया, और आज अभी थोड़ी देर में दिल्ली सरकार की रिपोर्ट जो जारी होने वाली है, इसमें ये कम होके 10.5% रह गया। तो इसका मतलब पिछले 5 दिन में पॉजिटिविटी रेट 5% कम हो गया है, विच इज बिग। आज 7,000 से कम केसेस, लगभग 6,600 केसेस अभी शाम को रिपोर्ट होंगे। तो ऐसे लगता है कि केसेस कम हो रहे हैं, बट कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं उम्मीद करता हूं कि ये ट्रेंड अगर जारी रहेगा तो शायद हम लोग, दिल्ली के सब लोग मिलके, केंद्र सरकार के साथ मिलके, सभी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके, शायद हम लोग थर्ड पीक को भी पार कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान हमने पिछले 5 साल में जो हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, बहुत बड़े स्केल पे हमने इन्वेस्ट किया है, उसका भी रहा। पिछले 5 साल से लगातार हम दिल्ली के बजट का 14-15% हिस्सा हम हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली के सारे अस्पतालों का हमने कायाकल्प किया है,
दिल्ली के सारे सरकारी हॉस्पिटल्स जो हैं हमारे दिल्ली सरकार के, उसमें सबका इलाज हमने मुफ्त किया है। मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, पॉलीक्लिनिक बनाए हैं, नंबर ऑफ बेड्स इंक्रीज किए हैं। और अब आने वाले समय में एक बहुत ही मॉडर्न हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली के सभी लोगों की इंफॉर्मेशन क्लाउड पे होगी। तो दिल्ली के सारे सरकारी हॉस्पिटल, दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक, पॉलीक्लिनिक, जितने दिल्ली सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। एट द क्लिक ऑफ अ बटन यू विल कम टू नो कि किस हॉस्पिटल में कितने आईसीयू बेड खाली हैं, कितने वेंटिलेटर खाली हैं। दिल्ली सारे हॉस्पिटल्स का सारा मेडिसिन, सारा इक्विपमेंट, एवरीथिंग, हर चीज जो है सारे हॉस्पिटल्स की, वो सारी की सारी इस पे क्लाउड के ऊपर अवेलेबल होगी। दिल्ली का कोई, हर नागरिक को एक ई कार्ड दिया जाएगा, वो किसी भी हॉस्पिटल में जाएगा और उसका सारा डेटा, हर नागरिक का डेटा क्लाउड के ऊपर अवेलेबल होगा, उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री क्लाउड के ऊपर अवेलेबल होगी। तो इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स दैट वी आर डेवलपिंग। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये शायद 1 साल के अंदर हम लागू कर पाएंगे। इसका सब टेंडरिंग वेंडरिंग सब कंप्लीट हो गया है एंड आई होप कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी शुरू हो जाएगा। कोरोना के दौरान एक बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, लॉकडाउन हो गया, सबकी दुकानें बंद हो गई, सबकी नौकरियां चली गई, लोग भूखमरी के कगार पे थे। तो एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी थी कि लोगों को इतने मुश्किल दौर में उनकी थोड़ी सी मदद की जाए। अगर उस टाइम हम मदद नहीं करते तो कोरोना तो छोड़िए, भूखमरी से पता नहीं कितने लोग मर जाते। आपको जान के ताज्जुब होगा कि उस वक्त हम लोगों ने, दिल्ली की टोटल 2 करोड़ पॉपुलेशन है, हम लोगों ने 1 करोड़ लोगों को, यानी कि 50% दिल्ली की पॉपुलेशन को हमने 2 महीने तक 5-5 किलो राशन प्रति व्यक्ति, पर पर्सन, हमने 2 महीने तक दिया था। और अप्रैल से लेके आज तक, अभी तक 70 लाख लोगों को अभी भी हम लोग हर महीने फ्री राशन दे रहे हैं। दिस इज ह्यूज। लगभग 50% पॉपुलेशन को इतने बड़े स्केल के ऊपर रॉ राशन पर मंथ हम लोग दे रहे हैं। उन दिनों में 2-3 महीने तक हम लोगों ने, लगभग 3 महीने तक 10 लाख लोगों को, 1 मिलियन पीपल, हम लोगों ने लंच और डिनर कुक करके उनको स्कूल के अंदर बिठा के उनको इज्जत के साथ हमने खाना खिलाया था, ताकि कोई भी भूखा नहीं मरना चाहिए। उसमें कोई बीपीएल नहीं था, कोई कुछ नहीं था। जो मर्जी, जिसको दिल्ली के अंदर खाना खाना था, ही कुड जस्ट वॉक इन एंड ही कुड ईट फूड। उसी वक्त गरीबों को मदद करने के लिए हमने ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, ओल्ड एज पीपल, विडोज और भी लेबर, इन सब लोगों को 2 महीने तक हमने 5-5 हजार रुपए पर मंथ उन लोगों को मदद की थी। एक रोजगार बाजार हम लोगों ने शुरू किया था। उस टाइम क्या था, जब लॉकडाउन हुआ था, बहुत सारी फैक्ट्री बंद हो गई, लेबर छोड़ छोड़ के घर चली गई। और जब लॉकडाउन खुला तो जो फैक्ट्री वाला था उसको ये नहीं पता था कि अब मैं अपनी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर कहां से लाऊं, उसे लोग नहीं मिल रहे थे। और दूसरी तरफ लोग थे कि उनके पास जॉब्स नहीं थे, वो जॉब्स ढूंढ रहे थे। तो ये मैच मेकिंग करने की जरूरत थी। तो हमने एक रोजगार बाजार शुरू किया, जिसमें कंपनीज, फैक्ट्रीज, शॉपकीपर्स, जिसको भी लोग चाहिए थे, उन्होंने उसमें वैकेंसीज डाली। एंड विल बी सरप्राइज कि विद इन अ फ्यू डेज लगभग 1 मिलियन वैकेंसीज वर पोस्टेड ऑन दिस वेबसाइट। 1 मिलियन वैकेंसीज। आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड, मैंने उम्मीद नहीं की थी। एंड ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन पीपल applied for the jobs. So I think a very good matchmaking took place, and this Rozgar Bazaar was a very good hit. It was a super hit. अब थोड़ा सा कोरोना से हटके थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पिछली साल मैं आपके बीच में आया था हिंदुस्तान टाइम्स समिट में, तो चुनाव के पहले का टाइम था। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गया था। तो आपको लगेगा चुनाव का टाइम था, केजरीवाल तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, पता नहीं अब याद भी है। मुझे एक एक चीज याद है। जो जो मैं प्रोमिसेस करके गया था, उन सब के ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया है। मैंने आपको कहा था हम यमुना साफ करके दिखाएंगे। मैंने कहा था हम आपको 5 साल के अंदर यमुना साफ करके दिखाएंगे। आज मैं कह रहा हूं कि हमने काम शुरू कर दिया है, और उसका सारा प्रोसेस, और 5 साल नहीं, आपको 4 साल के अंदर हम यमुना साफ करके दिखा देंगे। काम शुरू हो गया।
रोड्स की रीडिजाइनिंग का काम शुरू हो गया। दिल्ली में जितनी भी 100 फीट से ज्यादा चौड़ी, 100 फुट से ज्यादा चौड़ी सड़कें हैं, उन सारी सड़कों को हम रीडिजाइन कर रहे हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फुटपाथ दोबारा बनाएंगे, स्ट्रीट फर्नीचर दोबारा लगाएंगे, उनको रीडिजाइन करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम अगले 4 से 5 साल के अंदर 500 किलोमीटर ऐसी सड़कें हैं दिल्ली में जो कि 100 फुट से चौड़ी है, इनको सबको, इनकी ग्रीनिंग करेंगे, स्ट्रीटस्केपिंग करेंगे। एंड आई होप दैट वील हैव अ यूरोपियन स्टैंडर्ड रोड्स इन दिल्ली। In the first phase, we will cover about 500 kilometers of road. मैंने आपको कहा था कि हम 24 घंटे दिल्ली में पानी देंगे। जब 6 साल पहले हमारी पहली सरकार आई थी, तो दिल्ली के अंदर पावर कट लगा करते थे। 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट डेली लगते थे। पिछले 5 साल के अंदर हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था कर दिया। लोग यकीन नहीं करते थे जब मैं चुनाव में कहता था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, तो कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, बिजली कैसे मिल सकती है 24 घंटे। हमने करके दिखा दिया। पढ़े लिखे लोग हैं हम, अच्छी नीयत वाले लोग हैं। अब हम क्या बता रहे हैं, इसका भी हमने काम शुरू कर दिया। अब 24 घंटे पानी आपको करके देंगे हम। आपकी टूटी से साफ पानी आएगा। इस दिशा में भी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 5 साल के अंदर ये भी काम पूरा हो जाएगा। एक रानीखेड़ा में अभी हमने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज की है। दिल्ली के अंदर अभी जितने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उसमें मोटे मोटे तौर पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अलाउ थी। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के वजह से वहां पे इतना पोल्यूशन था और इतनी गंदगी थी, और मतलब अगर आप इंडस्ट्रियल एरियाज में चले जाएं तो बहुत बुरी हालत थी। अब हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज की है और हमने पूरे सर्विस सेक्टर को इंडस्ट्री के अंदर डाल दिया। तो अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप अपना ऑफिस इंडस्ट्रियल एरिया में खोल सकते हैं। आप अगर बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, आप अपना वहां पे ऑफिस खोल सकते हैं। आप अगर लॉयर हैं, आप अपना ऑफिस, आप अगर मीडिया हाउस हैं, आप अपना वहां पे सारा सेटअप कर सकते हैं। आप अगर पब्लिशिंग कंपनी है, आप अपना वहां पे सेटअप कर सकते हैं। तो ये सारा, तो अब और हमने बैन कर दिया है कि किसी इसके अलावा हाईटेक इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री के अलावा और कोई नहीं किया जाएगा। तो जितने नए इंडस्ट्रियल एरिया बनेंगे उसमें केवल यही होगा। और जो पुराने इंडस्ट्रियल एरिया अभी जो एग्जिस्ट करते हैं, उसमें जो लोग अब शिफ्ट करना चाहें फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग टू द न्यू सेक्टर, दे कैन डू दैट, दे विल बी अलाउड टू डू दैट। तो अभी रानीखेड़ा के अंदर हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, बिजनेस हब बना रहे हैं, which will have almost space of 1.5 crore square feet स्पेस उसके अंदर अवेलेबल होगा। तो आज आपके माध्यम से जितने लोग आपके देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर आपको स्पेस चाहिए, अभी तक गुड़गांव में इंडस्ट्री क्यों जा रही थी, नोएडा में इंडस्ट्री क्यों जा रही थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर स्पेस अवेलेबल नहीं था, दिल्ली के अंदर स्पेस एक्सपेंसिव था। अब हम आपको गुड़गांव और नोएडा से सस्ते रेट के अंदर दिल्ली में वो जितनी स्पेस आप मांगेंगे हम आपको स्पेस देने के लिए तैयार हैं। मैं उम्मीद करता हूं इससे बहुत जॉब्स क्रिएट होंगे और इससे दिल्ली की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। मैं देख रहा हूं कुणाल इज गेटिंग रेस्टलेस, वो उसको क्वेश्चंस बहुत पूछने में, मैं तो बोलता जाऊंगा। थैंक यू सो मच अरविंद जी। मुझे लग रहा था पिछले साल की तरह आप इस बार भी मेरे लिए बिल्कुल समय नहीं छोड़ने वाले लेकिन आपने एकदम भाप लिया। अरविंद जी देखिए, आपने कई बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली अभी। एक खबर की बात पे सबसे पहले जाते हैं। आप जो इस हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये आपका क्या प्लान है? ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स, पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल सब में लागू होगा? अभी शुरू तो हम केवल वो उससे करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, पर इसका जो पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है, ये स्ट्रक्चर मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है, इन विच एनीथिंग एक्स्ट्रा कैन बी प्लग्ड इन सब्सिक्वेंटली। तो हमारा विजन है उसके बाद 1 साल के अंदर हम कोशिश करेंगे सारे सरकारी, दिल्ली सरकार के सारा सिस्टम इसके ऊपर आ जाए। एंड सब्सिक्वेंटली वी वुड लाइक दैट सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स भी इस पे आ जाएं, प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स भी इस पे आ जाएं। वो धीरे धीरे फिर अगले 1-2 साल के अंदर होता रहेगा। So you will have to work in cooperation with them to get everyone. We'll have to bring everyone on board. The entire health infrastructure of Delhi should be available on this platform finally. But phase 1 is going to be only Delhi government infrastructure.
And on these medical histories that you will record, जो कि आप e-card से access कर सकते हैं, this you will have to physically get for each patient from the hospital systems? नहीं, जैसे जो लोग आएंगे, आप पहली बार जब ये स्ट्रक्चर बन गया, आप पहली बार गए तो उस टाइम आपने अपनी हिस्ट्री बताई, वो उस पर चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम एक घर जाके उनकी हिस्ट्रीज लेके डेटा बैंक क्रिएट करेंगे। एक का बेसिकली फर्स्ट इनिशियल वो तो नाम, पता, एड्रेस, फैमिली मेंबर्स वो तो ले लेंगे, लेकिन आपकी मेडिकल हिस्ट्री विल कीप ऑन डेवलपिंग as and when you interact with the system. So at your next point of contact with the hospital, you will be able to become a part of the system. That is how you plan to make this work. Correct. Okay. And this is something that you have learned from the pandemic, कि ये जरूरी है। ये पहले से प्लान्ड था, 2 साल से प्लान्ड था, लेकिन ये बड़े स्लो स्पीड से चल रहा था। पैंडेमिक के बाद इसकी अर्जेंसी हम लोगों ने रियलाइज की है, और इसको मैं ऑलरेडी कई सारी रिव्यू मीटिंग्स पिछले 2 महीने में ले चुका कि इसको अब टॉप स्पीड के ऊपर इसको करना है। अरुण जी, थोड़ा कुछ महीने पीछे लेके चलते हैं आपको। जैसे आपने बोला, पिछली बार जब हमारे समिट में आए थे, इलेक्शन आने वाले थे, इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी बिटरली कॉन्टेस्टेड इलेक्शन, बट वन इन विच दैट यू एंड योर पार्टी वन विद अ ह्यूज मेजॉरिटी। इलेक्शन खत्म हुए, उस टाइम दिल्ली में थोड़ा वायलेंस का टाइम भी शुरू हो गया एकदम से, फिर वो एब हुआ और आपको लगा होगा कि चलो थोड़ी राहत मिली, थोड़ा टाइम मिला, A to savor the win and B start implementing your programs, and suddenly this pandemic started. आपको क्या लगता है, हमको कितना टाइम लग गया अंडरस्टैंड करने में कि ये जेन्युइनली बहुत बड़ी क्राइसिस है? मुझे लगता है पूरी दुनिया के सामने ये चैलेंज था। कोरोना एक नया वायरस था, पूरी दुनिया को नहीं पता था कि ये कैसे बिहेव करता है। कोई कहता था 10 दिन में खत्म हो जाता है, कोई कहता था 14 दिन में खत्म। अभी भी किसी को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। हम देखते हैं कि कोई माइल्ड पेशेंट है जिसको कोई सिम्टम्स नहीं होते, और कई कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको 4-4 महीने तक लंग्स के अंदर वो पैच रह जाता है। तो अभी भी इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मेडिकल फ्रेटर्निटी को नहीं है। अभी भी हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको कॉन्स्टेंटली हम लोग भी स्टडी करते रहते हैं, और अकॉर्डिंगली वी रिएक्ट टू दैट। इसको डील करने के लिए, यू नो, एज समबडी हु इज इन द हॉट सीट, सबसे ज्यादा मुश्किल चीज क्या लगती है आपको? इज इट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाटएवर यू हैव डिसाइडेड टू डू? इट इज एक्चुअली प्लानिंग, और इज इट एक्चुअली द फैक्ट दैट द इंफॉर्मेशन इज सो फ्लूइड कि आपको थोड़े दिन लगता है कि ये बहुत अच्छा प्लान है, इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, फिर थोड़े दिन के बाद लगता है कि नहीं, दिस डजंट वर्क? What has been the hardest part for you? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है इसका जो इन्फेक्शन का रेट है, इतनी तेजी से बढ़ता है ये, इतनी तेजी से बढ़ता है ये कि अगर आप कॉन्स्टेंटली 24 घंटे, इफ यू आर नॉट ऑन योर टोज, देन सडनली यू विल फाइंड दैट योर स्ट्रक्चर कोलैप्सेस। तो यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन द टोज। एक चीज है, 2 चीजें हैं, एक तो है कोरोना का फैलना, इन्फेक्शन को रोकने की जरूरत है, और दूसरा है उसका मैनेजमेंट, कि कोरोना के जो पेशेंट्स आ रहे हैं उन लोगों को अच्छा इलाज मिले। अगर आपने दोनों के ऊपर लगातार नजर रख के अच्छे से इसको मैनेज नहीं किया तो सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जो मैंने कहा कि कई सारे कंट्रीज को के एग्जांपल्स जो देखने को मिले, जब हमने उन कंट्रीज के एग्जांपल्स देखे तब हमने रियलाइज किया कि अगर ये सारे के सारे पेशेंट्स हमारे अस्पतालों में आने लग गए तो हमारे अस्पताल केटर नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए आज 43,000 पेशेंट्स हैं, इसमें से 25,000 पेशेंट्स जो हैं वो माइल्ड पेशेंट्स हैं, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं। अगर हमने होम आइसोलेशन नहीं किया होता, ये सारे पेशेंट्स आज हॉस्पिटल के अंदर होते और हॉस्पिटल के बेड्स ऑक्यूपाई किए हुए होते। फिर आप सोच के देखिए कि अगर कोई सीरियस पेशेंट आता, उसको बेड नहीं मिलता, उसको आईसीयू नहीं मिलता, उसकी बाहर डेथ हो जाती। तो आप डेथ्स को भी काफी हद तक कंट्रोल कर पाए बिकॉज वी वर एबल टू मैनेज आवर एंटायर स्ट्रक्चर इन अ प्रॉपर मैनर। ओके, अरविंद जी, आपको लगा जब इंडिया ने लॉकडाउन लगाया, ठीक टाइम पे लगाया, बहुत जरूरी? मुझे लगा वो बहुत जरूरी था। मुझे लगा बहुत जरूरी था क्योंकि हमारे पास उस टाइम कुछ भी नहीं था। पीपी किट क्या होते हैं ये नहीं पता था, पीपी किट कहां से मिलेंगे ये नहीं पता था। मतलब ऐसी मार मची हुई थी कि अगर पता चल जाए कि एक कोई एजेंसी पीपी किट दे रही है
तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी उसको पकड़ने को दौड़ती थी, दिल्ली सरकार भी उसको पकड़ने को दौड़ती थी, राजस्थान सरकार भी, कि बस मार मची हुई थी, पीपी किट चाहिए, टेस्टिंग किट चाहिए, ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए। तो हमें ना तो कोरोना का सामान था हमारे पास, ना कोरोना की जानकारी थी हमारे पास। तो जो 2 महीने का लॉकडाउन लगा, 2-2.5 महीने का, वो बहुत जरूरी था। जब लॉकडाउन खोला तब तक कम से कम हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज थोड़ा स्टेबल हो चुके थे। लेकिन आपको लगता है कि अब देखिए लॉकडाउन ऑब्वियसली हटना बहुत जरूरी था, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैड ऑलमोस्ट कोलैप्स, जैसे आप कह रहे हैं लोगों के पास खाने को नहीं था, भुखमरी हो रही थी। लेकिन देखिए जब लॉकडाउन खुलेगा तो केसेस तो बढ़ेंगे। आई थिंक हमारा जो फर्स्ट वेव भी आया वो इमीडिएटली एज सम रिस्ट्रिक्शंस ईज्ड द केसेस स्टार्टेड राइजिंग एंड ड्यूरिंग दिस टाइम जून जुलाई में आपने ये दिल्ली मॉडल डिवाइस किया, जो आप उस टाइम पे बोलते थे। हमारी जब जुलाई में भी आपने हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू दिया था, आपने बोला था यू नो दिस मॉडल वेयर यू आर डूइंग टेस्टिंग, ट्रेसिंग, मॉनिटरिंग, होम आइसोलेशन, प्लाज्मा थेरेपी were the things that you talked about. Do you think the fundamentals of that plan still remain? Because after that, Yes. we went to the Yes, second wave, third wave. उसी की वजह से हम कंट्रोल भी कर पाए। वो जो मेन कंपोनेंट्स थे उस टाइम के हमारे दिल्ली मॉडल के, वो आज भी सरवाइव करते हैं। उसी की वजह से हम लोग इसको कंट्रोल कर पाए। आज दिल्ली के अंदर जो इतनी सीवियर थर्ड वेव आई है, मेरे पास कंप्लीट डेटा तो नहीं है, कुछ लोगों का कहना है कि जो हमारे 8,593 केसेस हैं 11 नवंबर के, परहैप्स दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड दैट एनी सिटी हैज हैड दिस मेनी नंबर ऑफ केसेस। तो इतने ज्यादा केसेस होने के बावजूद दिल्ली के अंदर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है। हमारे पास इतने बेड्स अवेलेबल है, इतने आईसीयू बेड्स अवेलेबल है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टिल अंडर कंट्रोल। तो वो इसी वजह से जो फंडामेंटल्स हमने दिल्ली मॉडल के क्रिएट किए थे वो आज भी सरवाइव करते हैं। अरविंद जी, क्या आपको लगता है कि कहीं पे फर्स्ट वेव के बाद देयर वाज अ बिट ऑफ कंप्लेसेंसी? इट वाज अ न्यू वायरस, इट स्टार्टेड रिसीडिंग, और हमको सबको लगा कि ये अब दिल्ली से चली गई। And we, you know, a lot of us did not realize that there is a possibility that it is going to keep returning. And do you think there was a point when we thought, oh, ये तो हरा दिया हमने इस वायरस को, and that sort of blindsided us a little bit? कॉम्प्लेसेंसी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि उम्मीद नहीं की थी कि ये इस तरह से सेकंड वेव भी आएगी। और इस तरह से सेकंड वेव भी लगभग फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, मुझे याद है, नंबर ऑफ केसेस 60,000 टेस्ट हो रहे थे and number of cases were less than 3,000. So positivity rate was less than 5%, which is almost ideal. तो हमें लगता था कि अब सेकेंड वेव भी खत्म हो गई। हालांकि एक्सपर्ट्स ने कहा था कि अब पोल्यूशन आने वाला है, फेस्टिवल्स आने वाले हैं, इसकी वजह से केस बढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेसेंसी तो बिल्कुल नहीं थी, तैयारी तो सारी थी। अगर ये तैयारी नहीं होती, बीच बीच में बहुत प्रेशर था, मीडिया का भी प्रेशर था कि आपने ये जो इतने कोविड बेड किए हुए अब इनको नॉन कोविड कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं, अभी रुक जाओ, थोड़े दिन और देख लेते हैं, थोड़े दिन और देख लेते हैं। अगर कॉम्प्लेसेंसी होती तो अभी हम इनको, अगर हमने सबको नॉन कोविड कर दिया होता तो उसको वापस कोविड कन्वर्ट करने में फिर काफी दिन लग जाते हैं। सो फॉर्चुनेटली द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टिल देयर, द फंडामेंटल्स आर स्टिल देयर। अरविंद जी, आपको क्या लगता है कि हमको टेस्ट थोड़े पहले बढ़ाने चाहिए थे, जैसे हमने बढ़ाए उससे हम थोड़ा सा स्केल अप कर सकते थे? 60,000 टेस्ट, 60,000 वो तो सर आपने जब बोला कि अब मैं डबल करूंगा, सडनली योर डिपार्टमेंट्स हमने 3 गुना कर दिए। हाँ, 3 गुना कर दिए। लेकिन रियली टाइम था जब 20,000 पे जैसे हम चलते गए, क्योंकि हमें लगा फर्स्ट वेव चली गई है। अगर उस टाइम थोड़ा और बढ़ाते, आपको लगता है शायद पॉजिटिविटी रेट्स कुड हैव बीन केप्ट डाउन? I mean, these are learnings. वो तो जब आपका सिचुएशन जैसी होती है उसी के हिसाब से आप रिएक्ट करते हो। तो अगर धीरे धीरे केसेस जब बढ़ रहे थे, मुझे याद है कि 24 अगस्त को हम लोगों ने केसेस टेस्ट इंक्रीज करने के लिए सोचा था। 16 अगस्त के आसपास थोड़े बढ़ने लगे थे केसेस। सो विद इन अ वीक वी इमीडिएटली रिएक्टेड एंड वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टेस्ट। अभी भी जैसे ही थर्ड वेव में ये बढ़ने लगे केसेस, हमने नंबर ऑफ टेस्ट इंक्रीज करने का डिसीजन लिया। जी। Has any other learning been on rapid antigen tests versus RT-PCR also? I know rapid antigen tests are much easier to scale up, and there are situations where they are required. लेकिन क्योंकि उसका false negative high होता है, कभी-कभी हमको आइडिया नहीं लगता है कि एक्चुअली कितनी बीमारी फैल गई। देखिए दिल्ली असेंबली में एक केस हो गया,
कि लोग मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। रैपिड एंटीजन टेस्ट की एक्यूरेसी जो है वो काफी ज्यादा डाउटफुल रहती है। आइडियली सारे टेस्ट RT-PCR ही होने चाहिए। RT-PCR की सबसे बड़ी समस्या केवल यही है कि उसके रिजल्ट्स बहुत लेट आते हैं। लगभग पूरा जो टर्न अराउंड टाइम है, आज सैंपल कलेक्ट किया, उसको लैब में भेजा, फिर लैब वालों ने कल टेस्ट करके आपको रिपोर्ट, तो 2 दिन और इन एवरेज किसी भी लग जाते हैं। तब तक वो बंदा जो है वो घूम रहा होता है समाज के अंदर। तो रैपिड एंटीजन है वो तुरंत आ जाता है, आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर आ जाता है। तो दोनों के अपने प्लस माइनस हैं। आइडियल गोल्ड स्टैंडर्ड इज RT-PCR। ओके, अब अरविंद जी, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था। ये देखिए, कुछ महीने पहले ना हम लोग सब इसके बारे में बातें कर रहे थे कि हम सेरो सर्वे करा रहे हैं, पहले में इतने परसेंट आए, फिर 29% हो गए, और वी विल रीच अ पॉइंट वेयर वन डे just managed to hit this herd immunity idea. I mean, this was almost a goal of everybody. You know, if we keep doing these sero surveys, we understand whether we are reaching that point or not. Has that concept now become a pipe dream? Have you realized that it's probably unachievable? आपने अभी जो पूछा था थोड़ी देर में पहले क्वेश्चन, ये कोविड को लेके अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है, अब जो सीरो सर्वे कर रहे हैं उसमें परसेंटेज कम हो गई है, कम आ रही है जी। इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग। तो अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि जिनको 2 महीने 3 महीने पहले हुआ था उनमें एंटीबॉडी खत्म हो गई है। अब ये पहली बार पता चल रहा है, किसी को नहीं पता था कि कोविड का ये कैरेक्टर भी है कि आपकी 2 महीने पहले एंटीबॉडी जो बनी थी वो खत्म हो रही है। अभी तक ये केसेस तो नहीं आए कि किसी को दोबारा कोविड हुआ हो। अगर ऐसे बहुत सारे केसेस होते तो हमें ऐसा लगता कि शायद कोविड 2 बार भी होता है, 3 बार भी होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लेकिन ये केसेस बहुत सारे आ रहे हैं कि जिसको 2 महीने 3 महीने पहले कोविड हुआ था उसकी एंटीबॉडीज खत्म होती जा रही हैं। अब जिसकी एंटीबॉडीज खत्म हो गई है उसको क्या दोबारा कोविड हो सकता है क्या? वी डोंट नो अबाउट इट। अरविंद जी, वैक्सीन का कितना बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं, और क्या प्लान बना रहे हैं हम लोग ताकि दिल्ली में सब जनों को मिले? देखिए, इट्स यू हैव टू प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन नीड। इन दिल्ली एवरीबडी इज अ VIP, सो हाउ विल यू मेक दिस वैक्सीन डिलीवरी प्लान, एंड हाउ impatient are you eagerly awaiting it? मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया बड़ी बेसब्री से वैक्सीन का इंतजार कर रही है, और हम लोग भी कर रहे हैं। पर इसके बारे में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन प्लान होगा वो तो शायद केंद्र सरकार बनाएगी। इफ दे आस्क फॉर आवर सजेशंस, तो मैं ये समझूंगा कि इसमें VIP और नॉन VIP कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। एवरीवन इज इक्वल, हर एक की जिंदगी इंपॉर्टेंट है और हर एक आदमी बराबर है। इसमें हमें अलग अलग किस्म से करना चाहिए कि सबसे पहले जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उन लोगों को वैक्सीन दे दिया जाए ताकि वो ज्यादा हिम्मत के साथ सामने आके, जो अभी भी हिम्मत कर रहे हैं वो बेचारे काम कर सकें। उसके बाद जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, मे बी द सीनियर सिटीजन्स, उसके बाद जो कोमोबिडिटी वाले हैं उनको, तो इस तरह से अगर कैटेगरी बनाई जाए विच इज मोर टेक्निकल इन नेचर rather than political in nature, I think that would be, I would prefer that. Okay, अरविंद जी, कोविड पे मेरा आखिरी सवाल। एक हम लोग चाह रहे थे बहुत टाइम से कि दिल्ली में थोड़ा ग्रैन्युलर डेटा अवेलेबल हो कोरोना वायरस के बारे में पब्लिक के लिए, किस एरियाज में हो रहा है, वॉट डिस्ट्रीब्यूशन। No, we don't want, I mean, people are not asking for addresses of people, especially with the stigma and all, जो अब तो खैर पहले से बहुत कम हो गया। आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि हम थोड़ा जैसे एक मैप बना के दे दें कि these are the areas जहां पे ज्यादा है, so that people over there can understand that, there's a problem here in these markets, in these areas, we should start taking some precautions. आपका सबसे बड़ा आपके सामने तो कंटेनमेंट जोन्स हैं। जो कंटेनमेंट जोन्स, ऑलमोस्ट 4000 कंटेनमेंट जोन्स आज दिल्ली के अंदर हैं। तो जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वो एक तरह के हॉटस्पॉट्स हैं और उन्हीं को हमें कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ा। तो वो आपके पास सबसे अच्छा डेटा है, वो उससे ज्यादा ग्रैनुअल डेटा और कौन सा हो सकता है। फिर भी अगर आपको चाहिए तो डेटा इज अवेलेबल, आई कैन पुट यू इन टच विद आवर ऑफिसर्स, दे विल गिव यू द डेटा। And are you thinking of making this publicly available as well?
Isn't it already public कि किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ ज्यादा केसेस हैं, ये आपके पास नहीं है क्या? नहीं, ये a lot of times we actually want to know and I think the people want to know and we keep getting asked this. अगर नहीं है तो इसको we will make it public. एक सवाल ऑडियंस से भी आया है, मैं आपसे पूछने वाला था. If cases increase, is there any chance of a lockdown or a curfew? देखिए, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बता देता हूं. लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होता, लॉकडाउन से कोरोना समाप्त नहीं होता, एंड नहीं होता. लॉकडाउन क्या अचीव करता है? लॉकडाउन ये अचीव करता है कि कोरोना को डिले कर देता है. जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा, जिस दिन लोग निकलेंगे, फिर से केसेस बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है. तो मुझे यह लगता है कि हर एक सरकार को अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एसेस करने की जरूरत है. अगर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स करने की दिशा में जा रहा है, मान लीजिए मेरे बेड्स खत्म होने वाले हैं और केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मान लीजिए मुझे लगता है कि अब मेरे पास बेड्स नहीं बचे हैं, मुझे लॉकडाउन इंपोज कर देना चाहिए. लॉकडाउन मान लीजिए 10 दिन का, 15 दिन का मैं लॉकडाउन करता हूं, उस दौरान मैं अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने का मुझे टाइम मिल जाएगा. मैं और बेड बढ़ा लूंगा, मैं बाईपैप मशीन खरीद लूंगा, मैं वेंटिलेटर्स खरीद लूंगा, मेरे को जो जो चीज चाहिए मैं वो खरीद के ऑक्सीजन लाइंस लगा लूंगा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीद लूंगा. जो जो मुझे चाहिए वो सारा खरीदने के बाद, मैं और बेड्स इंक्रीज करने के बाद फिर लॉकडाउन खत्म कर दूंगा. एंड देन आई विल बी प्रिपेयर्ड टू फेस मोर केसेस. लॉकडाउन खत्म करोगे, केसेस बढ़ेंगे. तो इसीलिए लॉकडाउन हमारे सामने दो चैलेंज हैं. एक चैलेंज है कि हमें कोरोना को फेस करना है, और दूसरा चैलेंज है हमें इकोनॉमी को बचा के रखना है. लोगों की हालत बहुत खराब हो गई है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोग किसी तरह से अपनी 2 जून की रोटी चला रहे हैं. अगर हमने एक और लॉकडाउन कर दिया बिना सोचे समझे, एक हेस्टी रिएक्शन में, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी. तो ये बहुत वो है. मेरा ये कहना है कि अगर जिस दिन, अभी फिलहाल दिल्ली में 7,500 बेड अवेलेबल है, दिल्ली में आईसीयू बेड्स हम अगले 2-3 दिन के अंदर 1,500 तक, 1000 से 1,500 कर देंगे. उसके बाद अभी हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ठीक ठाक हैं. अभी मुझे लगता नहीं है कि लॉकडाउन की जरूरत है. जरूरत पड़ेगी. हाँ, जो 5-7 मिनट ही बचे हैं, थोड़ा पोल्यूशन के बारे में भी बात कर लेते हैं. देखिए, ऐसा क्यों लगता है हम लोग को जो दिल्ली में रहते हैं, वी हैव टू ऑल गो थ्रू इट, आपको, हमको, कि हर साल हम सेम पोल्यूशन साइकिल से गुजर रहे हैं. कॉन्फ्रंटेशन होती है, आप कहते हैं पराली से धुआं आ रहा है, वो कहते हैं कि पराली का धुआं आ रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं आ रहा है, आप अपने लोकल सोर्सेज चेक कीजिए. इट्स अ एनुअल साइकिल ऑफ बेसिकली फाइटिंग पॉलिटिक्स, बट वी आर नॉट रियली गेटिंग एनी वेरी क्लियर सॉल्यूशंस. Why do you think this is happening and how do we resolve this? What is the way to solve this problem? आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? ये जो हर साल 1 महीना पोल्यूशन होता है, ये किस वजह से होता है? देखिए, नवंबर में तो क्लियरली फार्म फायर्स प्ले अ ह्यूज रोल इन पोल्यूशन, है ना? जैसे ये 10 अक्टूबर से शुरू हुआ और ये कल परसों तक खत्म हो गया. अब तो ठीक ठाक है, स्काई ठीक ठाक ही दिख रहा है. पिछले 2 दिन से तो सब ठीक ठाक. तो ये अचानक दिल्ली का तो पोल्यूशन नहीं था. वो कहते हैं कि वेहिकुलर पोल्यूशन है, तो दिल्ली में पिछले 48 घंटे में व्हीकल्स आधे थोड़ी हो गए, या 10 अक्टूबर को अचानक व्हीकल बढ़ थोड़ी गए. तो ऑब्वियसली ये पराली का पोल्यूशन है. पराली के पोल्यूशन को टैकल करना पड़ेगा. इसके ऊपर बयानबाजी करने से, राजनीति करने से तो समाधान नहीं निकलेगा. फॉर्चुनेटली इसका भी दिल्ली सरकार ने सोल्यूशन इस बार निकाल के दिया है. अभी तक वो कहते थे सोल्यूशन नहीं है, बड़ी मुश्किल सोल्यूशन है, बड़ी बड़ी मशीनों की बात करते थे, ये मशीनें खरीदनी पड़ेगी, इस मशीन से बड़ी महंगी है. अब पूसा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट ने एक बायोकेमिकल निकाला है. उस बायोकेमिकल को, बहुत सस्ता है बायोकेमिकल, उस बायोकेमिकल को अगर आप पूरे खेत में छिड़क दें तो वो स्टबल को मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है. इट्स अ डबल एडवांटेज. एक तो आपको जलाना नहीं पड़ता और एक वो उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है. दिल्ली सरकार ने इस बार दिल्ली के सारे खेतों में उसका छिड़काव कर दिया.
तो दिल्ली के किसान बड़े खुश हैं। तो अगर दिल्ली की सरकार कर सकती है तो पंजाब भी कर सकते हैं, हरियाणा भी कर सकते हैं। तो मेरा सभी सरकारों से निवेदन है कि ये वाला साल पोल्यूशन का आखिरी साल होना चाहिए। अगले साल किसी के पास एक्सक्यूज नहीं है कि हम इसको हैंडल नहीं कर सकते। और अब हमने एक फॉर्मल पिटीशन बनाई है, एयर क्वालिटी कमीशन जो बना है उसमें हमने पिटीशन डाली है कि आपको अब पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट को ऑर्डर करना पड़ेगा कि अगली साल वो पहले से एडवांस से तैयारी करके रखें और अपने सारे पूरे पंजाब के खेतों में और पूरे हरियाणा के खेतों में और उत्तर प्रदेश के खेतों में ये बायोडिकम्पोजर छिड़काव किया जाए ताकि उनको पराली को जलने की नौबत ना आए। अरविंद जी देखिए, लेकिन पोल्यूशन तो एक राउंड आता है, हम लोग देखते हैं लेट दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी आता है, which is largely to do with local sources. Are you confident now that we have done a lot of work on that front? मैं ये नहीं कह रहा, ऑब्वियसली लोकल सोर्सेज हैं, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए। दिल्ली में जितने इंडस्ट्रियल एरियाज थे, जितनी इंडस्ट्रीज थी, वो पॉल्यूटिंग फ्यूल यूज करती थी, हमने सारा चेंज कर दिया, सारा शिफ्ट कर दिया, पीएनजी में कन्वर्ट कर दिया। दिल्ली के अंदर अब 24 घंटे बिजली आती है, सो सारे जनरेटर दिल्ली के अंदर बंद हो गए, अब दिल्ली में जनरेटर नहीं होते। आई नो आपका नेक्स्ट इलेक्टोरल एजेंडा इज द एमसीडी इलेक्शंस। दिल्ली की सफाई के बारे में, उनके हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स का, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स का उनका पेमेंट इशू भी चल रहा था, जिसको कोई नहीं ठीक कर पाया। आपका क्या प्लान है, क्या डिफरेंटली करेंगे आप उसको ठीक करने के लिए? जिसको कोई नहीं ठीक कर पाया, ऐसी बहुत सारी चीजें दिल्ली सरकार में थी। दिल्ली सरकार में जब हम आए थे तो बिजली का बहुत बुरा हाल था, पावर कट लगते थे, लोगों के बिल बहुत ज्यादा आते थे, पानी का बहुत बुरा हाल था, स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, अस्पतालों का बहुत बुरा हाल था, सड़कों का बहुत बुरा हाल था। ये सारी चीजें ठीक की है, अब एमसीडी को भी ठीक करेंगे और दिल्ली को देखना चमका के दिखाएंगे। जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में भी थी, सेंटर में भी थी और एमसीडी में भी थी, और जब उनका वो था तभी भी झगड़े होते थे। हाँ, तो it is a complicated problem with trifurcation etc. How कोई आपका क्लियर प्लान है, कैसे करेंगे डिफरेंट? देखिए आज एमसीडी जो है वो पूरी तरह से फाइनेंशियली कोलैप्स कर चुकी है। उनके पास पैसे देने के, तनख्वाह देने के पैसे नहीं बचे हैं। तो एक बहुत बड़ा, जब उनके पास तनख्वाह देने को पैसे नहीं है तो फिर वो काम क्या करेंगे? फिर वो काम हो ही नहीं रहे, रोज झगड़े चल रहे हैं, स्ट्राइक चल रही है। स्ट्राइक होती है कि हमें तनख्वाह दो, और फिर खत्म होती है, फिर अगले महीने फिर स्ट्राइक होती है कि पिछले महीने की तनख्वाह दो। फिर काम कैसे होगा? तो सबसे पहले तो इसको फाइनेंशियली ठीक करना पड़ेगा। और जो ये आप कह रहे हो ट्राइफर्केशन और ये सब ऑन द फेस ऑफ इट मुझे लगता है कि अगर आप उसको ईमानदारी से एमसीडी को चलाओ तो पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं नया आया हूं राजनीति में, मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस ये बताता है कि किसी भी सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार आती है। जब हमारी सरकार बनी थी, ये बिजली कंपनियां भी सारी घाटे में, पता नहीं कितने करोड़ का नॉन परफॉर्मिंग क्या कुछ कहते थे ये लोग, वो है। तो अब तो ठीक हो गई, अब तो बिजली कंपनियां भी फायदे में चल रही हैं, लोगों को बिजली भी फ्री में मिल रही है और बिजली भी 24 घंटे मिल रही है। ऐसे ही एमसीडी को भी ठीक करेंगे। एमसीडी की में जब सरकार बनेगी दिल्ली आम आदमी पार्टी की। तो नए कहा अरविंद जी, अब तो अब यूर थर्ड टर्म चीफ मिनिस्टर, अब तो आपको पॉलिटिक्स में एकदम मंच गए। आपको क्या लगता है नेशनल पॉलिटिक्स जैसे जा रही है अभी, बिहार इलेक्शन रिजल्ट, वाज इट व्हाट यू एक्सपेक्टेड? वाज इट क्लोजर देन यू एक्सपेक्टेड? Did you expect an upset, or did you think, I know you have a lot of strong information network as well, आपको कैसा लगा, क्या लगा आपको रिजल्ट के बारे में, and what do you think it says for where we are headed? देखिए ओवरऑल लेवल पे कांग्रेस कोलैप्स करती जा रही है या कर चुकी है कांग्रेस कोलैप्स। ऐसे लगता है कि कांग्रेस का कोई माई बाप ही नहीं बचा है, कांग्रेस का कोई ओनर नहीं बचा है। स्टेट आफ्टर स्टेट हम देखते हैं कि लोग बीजेपी से परेशान होकर कांग्रेस को वोट देते हैं और फिर कांग्रेस जो है वो बीजेपी की सरकार बनवा देती है। कांग्रेस के सारे एमएलए जाके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो अब ऐसे हो गए जैसे चुनाव बेईमानी हो गए हैं। आप वोट बीजेपी को दो या कांग्रेस को दो, सरकार बीजेपी की बनती है।
मुझे लगता है कि अब नेशनल लेवल के ऊपर एक कांग्रेस के ऑल्टरनेटिव की जरूरत है। वो रीजनल पार्टीज के तौर पे उभरेंगे, कैसे होगा आने वाले समय में 120 से 130 करोड़ देशवासी हैं, तो सब मिलके तय करेंगे कि कौन होगा, कैसे होगा, वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली कांग्रेस इस देश को अब भविष्य नहीं दे सकती है। ये जो आप कह रहे हैं ऑपोजिशन उभर के आएगी, आप क्या रोल प्ले करेंगे इसमें? समय बताएगा कि कौन क्या रोल प्ले करेगा। आम आदमी पार्टी एक छोटी पार्टी है। हम दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हम ऑपोजिशन के रोल में हैं। संगठन के तौर पे हमारा बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है स्टेट्स के अंदर, लेकिन दिल्ली के कामों ने, जो दिल्ली के अंदर जबरदस्त काम हुए, उसने पूरे देश के अंदर एक उम्मीद दी है लोगों को। लोग इज्जत की नजर से आम आदमी पार्टी को देखते हैं। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी भविष्य में कुछ नेशनल लेवल पे रोल प्ले कर पाएगी, ये तो समय बताएगा। ये मेरे लिए अभी कहना प्रिजम्पचुअस होगा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो तो देश के लोग तय करेंगे और समय बताएगा। लेकिन मुझे ये जरूर उम्मीद है कि इस देश के लोगों ने सबसे कठिन पॉलिटिकल सिचुएशंस के अंदर देश को ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं, तो लोग देश को ऑल्टरनेटिव जरूर देंगे। वो ऑल्टरनेटिव क्या होगा, ये समय बताएगा। आपकी जो एक दो सवाल पूछूंगा साहब, आपकी जो लिबरल फॉलोइंग है वो ना आपसे कभी कभी परेशान रहती है। वो कहती है कि आप अपना कुछ इश्यूज के ऊपर स्टैंड एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अभी जैसे आपने दिवाली के दिन आपने पूजा करी, सारे आपके मंत्री गए अक्षरधाम टेम्पल, लाइव टेलीकास्ट हुआ। कहते हैं कि ये देखिए ये तो सॉफ्ट हिंदुत्व हो गया। दैट इज बट यू नो दैट योर लिबरल फॉलोअर्स फील दैट वे। व्हाट डू यू से? पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करने से एतराज क्यों हो रहा है कुछ लोगों को, मैं ये समझना चाहता हूं। आप बताइए, पूजा करने से क्यों एतराज हो रहा है? अच्छी चीज करी, पूरे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके लक्ष्मी पूजन किया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो आप अपने लिबरल दोस्तों को कहिए वो भी थोड़ी पूजा करनी चालू करे, मन को शांति मिलेगी थोड़ी सी। चलिए, आपने, मुझे याद है आपका जो मैसेज आया था, आपने बोला था कि जब सब करेंगे साथ में पूजा तो तरंगे उत्पन्न होंगी, अद्भुत। वी ऑल नीड दैट राइट नाउ टू फाइट कोविड एंड द अदर प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। थैंक यू सो मच अरविंद जी, आप हमारे समिट में आए दोबारा और आपने बहुत कैंडिडली अपना पॉइंट पुट अक्रॉस किया। एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।